हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन सेक्शन। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में आपकी सफलता बैच की आरंभिक स्तर पर भाषा की तीसरी क्लास है। और इससे पहली क्लास में हमने कल क्या डिस्कस किया था, अगर उसकी बात करें तो कल दोस्तों हमने जाना था वाक्य के प्रकार, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, किस किस आधार पर हमने उनका विभाजन किया था। तो बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ तक कवर कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम एक नई यूनिट की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है ध्वनि का अध्ययन। ठीक है, तो देखिए ध्वनि, इस नाम से आप, इस शब्द से आप परिचित बिल्कुल होंगे, क्योंकि शुरुआत से ही, इस क्लास की शुरुआत से ही मैं ध्वनि, वर्ण, इन सब के बारे में आपको शुरुआत से बताती हुई आ रही हूँ। ठीक है, तो यही हमें जानना है, कुछ नया नहीं है। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों जानने की। आप सभी ध्यान दीजिएगा क्लास में। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ध्वनि क्या होता है सबसे पहले हम यही सीखेंगे, फिर धीरे धीरे जानेंगे कि ध्वनि का अध्ययन कैसे होता है। ठीक, तो सबसे पहली बात कि ध्वनि क्या होती है, भाषा की लघुतम, सार्थक और एक अनिवार्य इकाई होती है। ध्वनि भाषा की लघुतम, सार्थक एवं अनिवार्य इकाई होती है। उसी के साथ दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब ध्वनि को हम लिख देते हैं, किसी चिन्ह के साथ प्रदर्शित कर देते हैं, लिपिबद्ध रूप प्रदान उसको करते हैं, तो वो क्या बन जाती है, वो वर्ण बन जाती है या फिर अक्षर बन जाती है। वर्ण और अक्षर बात एक ही है, इन दोनों को आप अलग अलग ना समझे। ठीक है, तो ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहेंगे, ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहेंगे, वर्ण या अक्षर कहेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वर्ण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो वर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है रूप अथवा रंग। ठीक है, रूप अथवा रंग, ये क्या होता है, वर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है। इसी के साथ अगर अक्षर का शाब्दिक अर्थ हम जानने की कोशिश करें तो अक्षर का अर्थ होता है जो नष्ट ना हो सके। ठीक है, जिसके और अधिक खंड ना किए जा सके, उसको हम क्या कहेंगे, अक्षर कहेंगे। इसी के साथ आपने पिछली क्लास में जाना था कि हिंदी वर्णमाला में कितनी ध्वनियाँ होती है या कितने वर्ण होते हैं। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं या 52 ध्वनियाँ होती है। ठीक है, जिनमें 11 स्वर, 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, और बाकी बचे जो बच जाते हैं उनमें कुछ अयोगवाह आएंगे। ठीक है, इस तरीके से फिर हम इनका विभाजन कर लेते हैं 52 के 52 वर्ण का। तो आपको कुल मिला के याद यहाँ पर ये रखना है कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं या 52 ध्वनियाँ होती है या 52 अक्षर होते हैं। इस तरीके से आपने यहाँ तक समझा। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ध्वनि के क्या क्या लक्षण होते हैं। ये आपके पेपर में पूछ लिया जाता है। इन लक्षणों को आप विशेषताओं के नाम से भी जान सकते हैं। अगर ध्वनि की विशेषताएं पूछी जाए तो भी आप यही लिखेंगे, ध्वनि के लक्षण पूछे जाए तो भी आपको अपने नोटबुक में, अपने पेपर में वही आंसर करना है। ठीक है, लक्षण पूछे या विशेषताएं पूछे। अब चलिए एक एक करके इनको हम जानेंगे। ध्वनि के क्या क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहला, ध्वनि या यहाँ पर वर्ण लिखा हो, वर्ण या अक्षर के लक्षण। ठीक है, तो आप लोग समझेंगे इससे एक ही मतलब। तो यहाँ हम लोग जानेंगे इसके लक्षण या विशेषताएं। सबसे पहले क्या है कि अक्षर वह वर्ण होता है जिसका क्षय नहीं किया जाता। क्षय मतलब जिसका विनाश नहीं किया जा सकता, जिसको और अधिक खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो ये क्या हुई, इसका एक लक्षण हुआ या कह सकते हैं इसकी एक विशेषता भी है ना। इसी तरीके से दूसरा आप लोग देखेंगे, दूसरी विशेषता क्या होगी कि ध्वनि भाषा की आधारशिला होती है। अगर ध्वनि न होती तो क्या आप भाषा की कल्पना कर सकते थे? बिल्कुल नहीं कर सकते थे। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ध्वनि क्या होती है, भाषा की आधारशिला होती है। ठीक, इसी के साथ अगली विशेषता क्या होगी कि ध्वनि बोलने और सुनने में आती है, जबकि वर्ण लिखने और पढ़ने में।
बिल्कुल सही बात है। इससे आपको ध्वनि और वर्ण के बीच में अंतर भी समझ आ रहा होगा। क्या कि ध्वनि क्या होती है, जो बोलने और सुनने में काम आए, उसको हम क्या कहेंगे, ध्वनि कहेंगे। लेकिन जब उस ध्वनि को हम लिख देते हैं और वो लिखने और पढ़ने में आए, उसको फिर हम क्या कहेंगे, वर्ण कह देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आपको ये बेसिक सा एक कॉमन सा डिफरेंस है, वो आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद अगली विशेषता क्या होगी ध्वनि की, या लक्षण क्या होगा, तो यह हमारी उच्चारित भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, भाषा नहीं, उच्चारित भाषा। ठीक है, उच्चारित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि है। और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तब आप क्या बताएंगे, वर्ण है। ठीक है, तो उच्चारित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के हमने अभी तक क्या जाना कि ध्वनि क्या होती है, जिसका प्रयोग व्यक्ति अपनी बोलचाल में करता है। ठीक है, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। और ये बोलने और सुनने के काम आती है, जबकि वर्ण लिखने और पढ़ने के काम आते हैं। ध्वनि क्या होती है, इसकी विशेषता क्या है या लक्षण क्या है, तो ध्वनि भाषा की आधारशिला है, जिसके बिना हम भाषा की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, और ध्वनि क्या होती है, जैसे हम कुछ भी बोलते हैं, ए आ ई उ, ये सभी क्या है, ध्वनियाँ हैं। जब तक हम इनको लिख ना दे तब तक ये सभी ध्वनियाँ हैं। ओके, तो बिल्कुल बहुत सही। और ध्वनि बोलने और सुनने में आएंगी, लेकिन वर्ण लिखने और पढ़ने में काम आता है। ठीक है, अतः भाषा से संबंधित ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती है जब उनको हम लिख देते हैं। क्लियर। अब हमने ध्वनि के लक्षण जान लिए कि अक्षर वह है जिसका क्षय ना हो, जिसको नष्ट ना किया जा सके, है ना। और भाषा की आधारशिला होती है, यानी यही चीज़ें इसके लक्षणों में भी आ जाएगी। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब हम थोड़ा इसको आगे बढ़ाएंगे और आगे जानेंगे ध्वनि के प्रमुख प्रकार। कौन कौन से प्रकार होते हैं ध्वनि के, तो इनको हमने कुछ भागों में विभाजित किया गया है। आप ऐसा नहीं लिख सकते कि ध्वनि के 5 प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। इस तरीके से नहीं पूछेगा कि ध्वनि के कौन कौन कितने प्रकार होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सारे हैं और कोई इनका सटीक संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये नहीं देखना है कि कितने प्रकार है, बस आप जानेंगे क्या क्या इसके अंदर आने वाला है। जितने भी स्वर होंगे वो सभी ध्वनि के अंदर आएंगे, यानी जो भी हम लिख सकते हैं, है ना, वो सभी जो भी हम बोलते हैं उसको अगर हम लिपिबद्ध रूप दे दें, उसको चिन्हित रूप दे दें, लिख दें उसको, तो वो क्या बन जाता है, वर्ण बन जाता है। तो सभी स्वर ए आ ई उ री ए ओ औ, ये सभी 11 के 11 क्या होते हैं, स्वर होते हैं। ठीक है, और ये स्वर ध्वनि के प्रकार में ही आएंगे। उसके बाद स्वर के बाद हमने दोस्तों पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, अनुस्वार के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अनुस्वार और अनुनासिक और विसर्ग तीनों के बारे में हम लोगों ने जाना था। ठीक है, तीनों के बारे में ही हमने जाना था, जिसको हमने नाम दिया था अयोगवाह, जो ना तो स्वर की श्रेणी में आए और ना ही व्यंजनों की श्रेणी में आए। तो मैंने आपको तभी कहा था कि लास्ट तक हमारे सामने स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, विसर्ग ये सभी घूम फिर के, ठीक है, हर एक यूनिट में आपके सामने आएंगे, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझें। इसके बाद दोस्तों हमने क्या जाना था कि व्यंजन की जब बारी आई तो हमने जाना था व्यंजन में सबसे पहले स्पर्श व्यंजन को। स्पर्श व्यंजन जिनकी संख्या कितनी थी, 25 थी। ठीक है, कौन कौन से वर्ग आते थे उसमें और कितने वर्ग आते थे, तो 5 वर्ग आते थे। कौन कौन से, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, आपसे कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि च किस वर्ग में आता है। ठीक है, बिल्कुल। और या फिर ऐसे पूछ लेता है च वर्ग में आने वाले सभी वर्णों को लिखे, तो तब आपको ये पांचों के पांचों लिखने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से और कैसे प्रश्न पूछ लेता है कि क्या अंतस्थ ध्वनि के प्रमुख प्रकारों में शामिल है, तो हाँ बिल्कुल है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, इनकी संख्या कितनी है, ये आपसे इस तरीके से यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से, य र ल व। अंतस्थ व्यंजन को हम अर्ध स्वर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है,
बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो ऊष्म व्यंजन की बात करते हैं। ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। और संयुक्त व्यंजन की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, अक्षेत्र और ज्ञ। आपसे इनका विभाजन करवा के पूछ लेता है, जो कि हमने पिछली क्लास में जाना था कि इनका और अधिक कि किस किस वर्णों के मेल से बने हैं। इस तरीके से आपसे यहाँ से वो पूछ लेता है। फिर द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो ड ढ, ये आप लोग याद रखेंगे, ये आपको मैंने पहले नहीं बताया था, तो यहाँ आप इसको क्लियर करेंगे। द्विगुण यानी 2 गुण वाले, तो उनको हम क्या कहेंगे, ड और ढ कहेंगे। ये 2 ही होते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, 2 ही होते हैं द्विगुण व्यंजन। तो इसके नाम से ही क्लियर है, द्वि मतलब 2। ठीक है, तो ड और ढ ये आप यहाँ कंफर्म करके रखेंगे। इसके साथ ही जो हल का चिन्ह आप लगाते हैं इस तरीके से, तो ये हल का चिन्ह भी किस में आएगा, ध्वनि के प्रकार में आएगा। क्लियर। अब ये हमने कुछ प्रकार जाने कौन कौन से हैं। हालांकि यहाँ आप इन सब से पहले ही परिचित हो गए थे इससे पहली क्लास में, लेकिन हमने नया क्या सीखा ध्वनि के प्रकार में और कौन कौन शामिल हो सकता है, द्विगुण व्यंजन। ठीक है, और द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी है, 2 है। कौन कौन सी, ड और ढ है। ठीक है, हल चिन्ह भी इसी के अंतर्गत आएगा, तो आपने पूरा क्लियर कर लिया है। ठीक है, बाकी सभी के बारे में हम डिटेल में इससे पहले जान चुके हैं कि विसर्ग क्या होगा, अनुनासिक क्या होगा, अनुस्वार किसे कहते हैं, स्पर्श व्यंजन की क्या परिभाषा होगी, ऊष्म व्यंजन की क्या परिभाषा होगी। ठीक है, ये सब कुछ हमने इससे पहली क्लास में डिस्कस किया था। तो जो नई चीज़ें आती जाएंगी उनको मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि हर ध्वनि के उच्चारण के लिए कोई ना कोई क्या करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। बिना प्रयत्न के आप किसी ध्वनि का उच्चारण नहीं कर सकते। ठीक, तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि हर ध्वनि के उच्चारण के लिए आपको कोई न कोई प्रयत्न करना पड़ेगा। अब प्रयत्न कैसे करेंगे, उनके भी 2 भेद होते हैं, है ना, कि प्रयत्न के आधार पर ध्वनि के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से भाई, पहला होता है आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा कौन सा है, बाहरीय प्रयत्न। अब आप कहेंगे अभ्यंतर और बाहरीय, तो हमें समझ नहीं आया कि अभ्यंतर क्या होगा, बाहरीय क्या होगा। तो परेशान क्यों होना, अब हम जानेंगे इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में। ठीक है, अभ्यंतर प्रयत्न कौन से होंगे, बाहरीय प्रयत्न कौन से होंगे, इनके बारे में अब बहुत अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। और कौन से ऐसे वर्ण हैं जो अभ्यंतर प्रयत्न में आएंगे, ठीक है, ये भी हम साथ साथ जानते हुए चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि प्रयत्न के आधार पर जो हमने ध्वनियों को विभाजित किया 2 प्रकार में, आभ्यंतर और बाहरीय। अब हम एक एक करके इनके बारे में सीखेंगे। पहला है आभ्यंतर प्रयत्न। क्या होता है आभ्यंतर प्रयत्न का मतलब, इसमें दोस्तों जब ध्वनि को उत्पन्न करने के लिए आप या बोलने की कोशिश करते हैं, अपने मुख से कोई ध्वनि निकालते हैं, तो उससे पहले किया गया प्रयत्न, जब आपके बोलने से या ध्वनि को उत्पन्न करने से पहले ही जो प्रयत्न किया जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, आभ्यंतर। ठीक है, ध्वनि उत्पन्न होने से पहले किया गया प्रयत्न क्या कहलाता है, आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। बाहरी प्रयत्न क्या होता है, यहाँ इसकी परिभाषा इसके थोड़े बिल्कुल अपोजिट है। जैसे अभ्यंतर में क्या था, ध्वनि उत्पन्न होने से पहले किया गया प्रयत्न, लेकिन बाहरी प्रयत्न क्या होगा कि वर्णों का उच्चारण करते हुए अंत में किया गया प्रयत्न। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस है। अभ्यंतर में ध्वनि उत्पन्न होने से पहले किया जाता है प्रयत्न, और बाहरी प्रयत्न में वर्णों का उच्चारण करते हुए उनके अंत में किया गया प्रयत्न, या उनको उच्चारण करते हुए किया गया प्रयत्न क्या कहलाता है, बाहरी प्रयत्न कहलाता है। अब दोस्तों आभ्यंतर प्रयत्न को भी हम कुछ भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, इसको भी हम कुछ भागों में विभाजित करते हैं। जैसे इसके 4 भेद होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, पहला है विवृत, दूसरा क्या है, स्पृष्ट, तीसरा है ईषद विवृत, और चौथा होता है ईषद स्पृष्ट। अब ये विवृत स्पृष्ट क्या है, इनके बारे में एक बार थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों विवृत जो
आपका वर्ण होते हैं, तो विवृत जब अभ्यांतर के हमने ये 4 प्रकार जाने, पहला प्रकार है विवृत। तो विवृत क्या होता है अगर उसकी बात करें, जिसे जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें सभी स्वर आ जाते हैं, ठीक है। तो हमें कैसा पता चलेगा कि विवृत क्या है, कैसे पता करें कि ये स्वर क्यों आए इसमें। देखिए, आप जब इन स्वरों का उच्चारण कर रहे होगे, ए आ ई उ ओ औ ए, ठीक है, आप देखेंगे कि आपकी जो जिह्वा है, आपकी जो जीभ है, ठीक है, वो आपकी मूर्धा से बिल्कुल दूर है, या कह लीजिए कि बिल्कुल आपकी नीचे, आपके जबाड़े में, मुख में नीचे सटी हुई है, ऊपर नहीं उठती, ठीक है। जैसे आप थ कुछ बोलेंगे तो आपकी जीभ क्या करेगी, ऊपर मूर्धा को टच करेगी। लेकिन जब आप इन सभी स्वरों का उच्चारण करेंगे तो आपका मुख खुला होगा, लेकिन जिह्वा जो है वो आपकी बिल्कुल नीचे रहेगी, ठीक है। वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेगी, वो बिल्कुल नीचे रहेगी। तो आप बोल करके देखिए, ठीक है, आप बोल करके देखिए, ए आ ई ऊ, ठीक है, री। तो इस तरीके से आप सब जितने भी ये स्वर होते हैं इनका उच्चारण करेंगे तो ये सभी किस में आ जाएंगे, विवृत स्वर में आ जाएंगे, या विवृत में आ जाएंगे। उसके बाद हम जानेंगे दोस्तों स्पृष्ट के बारे में। तो जैसे विवृत का अर्थ था खुला हुआ, ठीक है, यानी मुंह तो खुला हुआ और आपकी जीवा जो थी वो बिल्कुल नीचे थी। लेकिन स्पृष्ट का मतलब इसका थोड़ा उल्टा हो जाता है, जिसमें वाग इंद्रियों का द्वार जो है वो बंद रहता है। स्पृष्ट मतलब बंद, ठीक है। तो इनका उच्चारण वाग इंद्रियों के बंद द्वार से होता है, और का से माँ तक के जितने भी व्यंजन होते हैं, यानी स्पर्श व्यंजन होते हैं, वो सभी किस में आएंगे, स्पृष्ट में आएंगे, ठीक है। किस में आएंगे, स्पृष्ट में आएंगे। अब हम बात करेंगे ईशद विवृत की, ठीक है, ईशद विवृत। तो देखिए, विवृत तो क्या था, मुख पूरा खुला हुआ। ईशद विवृत का होता है कुछ कम खुला हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसकी परिभाषा अगर लिखने को आए तो इनके उच्चारण में जो वाग इंद्रिया होती है वो कुछ खुली रहती है। तो जैसे आप उदाहरण की इसमें बात करें तो ईशद विवृत की अगर बात करें तो यहाँ पर इसके उदाहरण हो जाएंगे। तो ईशद विवृत क्या होता है, जहाँ जो वर्णों का उच्चारण स्थान होता है या कंठ होता है वो थोड़ा खुला हुआ होता है। तो इसमें क्या आ जाएंगे, सभी उष्म वर्ण आ जाएंगे, श श श ह, ठीक है। ये सभी चारों के चारों उष्म वर्ण किस में आएंगे, ईशद विवृत में आएंगे, जिसमें जो वर्णों का उच्चारण स्थान होता है या कंठ होता है वो थोड़ा खुला होता है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों जो चौथा प्रकार है, ईशद स्पृष्ट। ईशद स्पृष्ट, स्पृष्ट का मतलब मैंने क्या बताया आपको कि जिसमें क्या होता है, आपका आपकी तालु होती है वो आपके मुख के अलग अलग हिस्सों को टच करती है, और ईशद का मतलब होता है कम, ठीक है। स्पृष्ट का मतलब छूना। तो स्पर्श व्यंजन या स्पृष्ट व्यंजन कौन से थे, का से माँ तक थे, ठीक है। लेकिन जिनमें थोड़े आपकी जो जीवा है वो मुख के भागों को छुए, ठीक है, जीवा का उच्चारण स्थान को थोड़ा सा स्पर्श करे, उसको क्या कहेंगे, ईशद स्पृष्ट कहेंगे। इसमें आपके सभी अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, य र ल प, ठीक है। तो ये चारों किस में आ जाएंगे, ईशद स्पृष्ट में आ जाएंगे। क्लियर है आपको, एक बार और सुनिए। सबसे पहले हमने बात की विवृत की। विवृत का जो वर्णों का उच्चारण स्थान होता है या कंठ होता है वो पूरा खुला होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंठ पूरा खुला हुआ होता है, और सभी जितने स्वर होते हैं उनका उच्चारण इसी के अंतर्गत होता है। उसके बाद हमने बात की स्पृष्ट के बारे में। स्पृष्ट या स्पर्श से आप इसको समझेंगे तो आप बहुत अच्छे से इसमें अंतर कर पाएंगे, ठीक है। स्पृष्ट या स्पर्श, स्पर्श में क्या था कि जो आपकी जीवा थी वो आपके मुख के अलग अलग उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती थी, उसको हम स्पृष्ट या स्पर्श कहते हैं, ठीक है। तो का से माँ तक के सभी स्पर्श व्यंजन इसमें आ जाएंगे। उसके बाद हमने बात की ईशद विवृत। तो विवृत में तो पूरा खुला हुआ आपका कंठ, और ईशद विवृत में कम खुला हुआ, ठीक है। ईशद का मतलब होता है कम। तो इसमें क्या आ जाएंगे, सभी के सभी आपके उष्म वर्ण आ जाएंगे। उष्म वर्ण कितने होते हैं, 4 होते हैं। उसके बाद ईशद स्पृष्ट में क्या था, ईशद मतलब कम और स्पृष्ट मतलब छूना, ठीक है। तो ईशद स्पृष्ट यानी जब आपकी जीवा आपके मुख के उच्चारण स्थानों को थोड़ा सा स्पर्श करे तो वो ईशद स्पृष्ट में आ जाएंगे। इसमें सभी आपके अंतस्थ वर्ण आएंगे। अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं, 4 होते हैं, य र ल व।
अब क्लियर है आपको, अब इसमें कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप सभी को? बहुत बढ़िया। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ आपको कभी कभी संवृत के नाम से भी एक देखने को मिलता है, लेकिन संवृत में जो आपका वर्ण आएगा कि संवृत वर्ण कौन सा है, तो उसमें केवल और केवल ए आएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ आपसे पूछ लिया जाए, हालांकि आपसे ये पूछेगा कि अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, ठीक है, स्पृष्ट क्या होता है, ईषद स्पृष्ट क्या होता है, इस तरीके से। तो अगर आपसे यहाँ संवृत के बारे में पूछ लिया जाए तो संवृत में क्या आएगा, केवल अ आएगा। ठीक है, बिल्कुल, ह्रस्व आ आएगा। इतना सही है। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा दूसरा प्रकार है बाहरीय प्रयत्न के बारे में। इसकी परिभाषा हमने क्या जानी, वर्णों का उच्चारण करते हुए अंत में किया गया प्रयत्न ही क्या कहलाता है, बाहरीय प्रयत्न कहलाता है। अब इसके भेद जानेंगे एक एक करके। सबसे पहला क्या है, घोष। घोष को क्या बोलते हैं, घोष होता है यानी कंपन। घोष का मतलब होता है कंपन या गूंज। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय आपके गले में, आपके कंठ में कंपन हो या गूंज पैदा हो, गूंज उत्पन्न हो उच्चारण करते समय, वो सभी क्या होंगे, आपके घोष वर्ण होंगे। ठीक है, क्या होंगे, वो घोष वर्ण होंगे। तो वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, जो आपके वर्ग थे क च ट त प, उनका तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, हर एक वर्ग का, वे सभी, और उनके साथ साथ आपके अंतस्थ व्यंजन य र ल व, ठीक है, ये, और उसके साथ ही हा, इन सब का उच्चारण स्थान करते समय या उच्चारण करते समय जो कंपन होती है वो उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसी वजह से इनको हम क्या कहेंगे, घोष वर्ण कहेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में गले में कंपन या गूंज उत्पन्न होती है उनको हम क्या कहेंगे, घोष वर्ण कहेंगे। कौन कौन से होंगे, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, और उसी के साथ साथ य र ल व, ठीक है, और ह। क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, उसके साथ जानेंगे ए घोष। तो इसके नाम से ही क्लियर है, यहाँ घोष का मतलब क्या था, कंपन, और जब इसके सामने ए लग जाएगा यानी उल्टा हो जाएगा। इसी की परिभाषा का यहाँ उल्टा होगी। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो आपके कंठ है या स्वर तंत्रियां हैं उनमें कंपन नहीं होती, ठीक है, उनमें कंपन नहीं होती, तो वो क्या कहलाएंगे, वो सभी वर्ण कैसे हो जाएंगे, वो सभी वर्ण हो जाएंगे अघोष वर्ण। घोष में क्या था, कंपन उत्पन्न थी, ठीक है, गूंज उत्पन्न होती थी आपके स्वर तंत्रियों में, ठीक है, बिल्कुल। और अघोष में क्या था, इसमें कंपन नहीं होती, बस इतनी सिंपल सी बात थी। और वर्ग का पहला और दूसरा, देखिए तीसरा, चौथा, पांचवा तो यहाँ आ गया, बचा कौन सा, पहला और दूसरा वर्ण, तो इनका भी तो कहीं हमें लेके आना था, इनको भी, तो इनको हमने अघोष में रख दिया। क्योंकि आप देखेंगे तो इनका उच्चारण करते समय आपके कंठ से कंपन उत्पन्न नहीं होती, जैसे क ख, ठीक है, नॉर्मली आपने बोल दिए। लेकिन जब आप बोलेंगे घ, तो आप देखेंगे कि आपके कंठ में ऐसे कंपन सी महसूस हुई। आप बोल करके देखिए, क ख तो नॉर्मली आपने बोल लिया, उसके बाद जब घ आप बोलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा बोलते समय कि आपके गले में कुछ कंपन हो रही है, ठीक है। जब आप इसको थोड़ा जोर से बोलेंगे तो तब आप इसमें अंतर समझ पाएंगे। तो पहला, दूसरा वर्ण और उसके साथ साथ श, श, स, ठीक है, ये तीनों के तीनों स भी इसी में आ जाएंगे, किसमें, अघोष में, ठीक है। ह तो इनके साथ चला गया घोष में, लेकिन तीनों स आएंगे अघोष में, और पहला और दूसरा वर्ण। इतना क्लियर हो गया आपको, ठीक है। घोष और अघोष में अंतर क्लियर है। अब हम आगे बढ़ेंगे, एक बार फिर से इनका थोड़ी देर बाद रिवीजन करेंगे जब हम अपने टॉपिक को लास्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो आगे बात करते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या होते हैं, जिनमें दोस्तों आपके अल्प मतलब क्या होता है, कम, और प्राण का मतलब होता है श्वास। तो यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय आपका श्वास पर बल कम लगे, ठीक है, कम लगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, अल्प प्राण कहेंगे, ठीक है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय आपका श्वास बल कम लगे उन्हें हम क्या कहेंगे, अल्प प्राण कहेंगे। जैसे अभी हम उदाहरण जानेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सभी के सभी स्वर किस में आएंगे, अल्प प्राण में आएंगे, ठीक है। और वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण
किस में आएगा, अल्प प्राण में आएगा। इसको याद करने की, पहचानने की एक ट्रिक भी है, वो ट्रिक मैं आपको अभी बताऊंगी। ठीक है, पहले आप इतना समझिए कि अल्प प्राण क्या होता है। जिसमें श्वास का बल कम लगे उसे अल्प प्राण कहेंगे। कौन कौन आएगा इसमें, सभी के सभी स्वर आएंगे। और जो हमारे स्पर्श व्यंजन थे 25, जो 5 वर्गों में विभाजित थे, उन वर्गों का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, जैसे क वर्ग है तो क, ख को छोड़ दिया, उसके बाद क्या आएगा, घ आएगा। ठीक है, इस तरीके से पहला, तीसरा और 5वां वर्ण यहाँ पर लेना है। इसी के साथ साथ जो आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो भी किस में आएंगे, अल्प प्राण में आएंगे। ठीक है, य, र, ल, व। तो कुल मिलाकर के इसमें यही आपको समझना था कि अल्प प्राण क्या होते हैं, जिसमें श्वास बल कम लगे सभी स्वर। और व्यंजन में कौन कौन आएंगे, अंतस्थ व्यंजन और स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण इसमें आएगा। क्लियर। अब उसके बाद महाप्राण जानेंगे, देन उसके बाद हम इसको पहचानने की एक ट्रिक बताएंगे आपको। महाप्राण क्या होता है, तो अल्प प्राण का उल्टा। महा मतलब ज़्यादा, अधिक। ठीक है, प्राण का मतलब श्वास। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास बल या प्राण अधिक लगे उसको हम क्या कहेंगे, महाप्राण कहेंगे। ठीक है, महाप्राण में क्या आएगा, इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक तो बात यही है कि आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा इसको लिख करके देखेंगे कि किसमें कौन सा आएगा, और उच्चारण कर करके देखेंगे तो आपको ये फिर ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। नहीं तो ऐसे अगर रटने की कोशिश करेंगे तो इसको भूल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको कैसे करेंगे अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे इसकी। महाप्राण जिसमें श्वास बल या प्राण अधिक लगे। ठीक है, परिभाषा में तो आपको कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्योंकि इनके नाम से ही क्लियर है। ठीक है, घोष में भी अघोष और अल्पप्राण और महाप्राण चारों के चारों शब्द को देखकर ही आप उनकी परिभाषा लिख सकते हैं। महाप्राण में क्या है, श्वास बल अधिक लगता है। कौन कौन से वर्ण आएंगे इसमें, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। इसके साथ साथ या, र, ल, व तो हमने यहाँ ले लिए थे, बचा क्या, श, तीनों के तीनों स और हा भी यहीं पर आएगा। तो ये सभी किस में आएंगे, महाप्राण में आएंगे। अब दोस्तों आप एक तरह से पहचान कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये क लिखा हुआ है, अगर हम इसको इंग्लिश में लिखे तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब हमें लिखना है ख, तो हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, ख। उसके बाद अगर बात करें च, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अगर बात करें छ तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। आप कहेंगे आप मैम ऐसे क्यों बता रही है। ठीक है, इससे क्या मतलब है, ये इंग्लिश में लिखने से इसका क्या मतलब है, मतलब है दोस्तों, और एक बहुत ही सिंपल सी इससे ट्रिक बन जाती है। कैसी ट्रिक बनेगी, किसको पहचानने की ट्रिक बनेगी, अरे बताइए तो ये देखिए आप, जिन भी वर्णों में, जिन वर्णों को लिखते समय आप हा उसके बीच में आए, है आए, एच आए, ठीक है, जिनके बीच में यहाँ एच आए वो सभी किस में आएंगे, महाप्राण में आएंगे। चाहे तो आप लिख करके सबको देख लीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें श आया हुआ है, ठीक है सर, तो कैसे लिखेंगे स को, ऐसे ही तो लिखेंगे, है ना। तो यहाँ क्या आया, एच आया। तो इनको इस तरीके से आप लिख कर देख सकते हैं। अगर आपको एमसीक्यू में मिले कि इनमें से कौन सा महाप्राण है तो आप क्या करेंगे, उसकी इंग्लिश बना करके देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल ह है तो आप कैसे लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें एच आया, जिनके भी आपको लिखते समय उनकी इंग्लिश में उनको लिखते समय एच आ जाए वहाँ पर महाप्राण होगा। चाहे आप हर एक जगह इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी एक ट्रिक थी पहचानने की। और बाकी जिनमें एच ना आए वो सभी किस में आएंगे, अल्प प्राण में आएंगे। ठीक है, सभी स्वर और बाकी पहला, तीसरा, पांचवा इस तरीके से याद करेंगे तो शायद आप भूल सकते हैं, लेकिन अगर आप इस ट्रिक से याद करेंगे तो आप इसको नहीं भूलने वाले। ठीक है, तो इस ट्रिक को अप्लाई करके देखिएगा हर जगह, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। तो ये अल्प प्राण और महाप्राण की ट्रिक थी। बाकी अगर बात करें सघोष और अघोष की, तो जब हम इन दोनों को
घोष और अघोष प्राण के आधार पर जो विभाजन किया गया है, अल्प प्राण महाप्राण, अगर इनको साथ में याद करते हैं कि तीसरा चौथा पांचवा इसमें होगा, पहला तीसरा पांचवा इसमें होगा, तब थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन अल्प प्राण और महाप्राण की तो मैंने आपको बता ही दी कैसे ट्रिक से करना है। बस आपको जो याद करना बाकी रह जाएगा वो घोष और अघोष को रह जाएगा। और इनमें भी अगर आप एक को याद कर लेंगे, दूसरे को नहीं करेंगे तो भी काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अगर एक के याद कर लिए कि घोष में कौन कौन से आएंगे, भाई पहला तीसरा चौथा और पांचवा आएगा, ठीक है, तीसरा चौथा और पांचवा आएगा घोष में, और या र ल व और ह आएगा। फिर आपको अगर अघोष पूछ लिया जाए तो इनको छोड़कर के बाकी जो बचेंगे वो आप अघोष में अपने आप लिख सकते हैं। तो इससे आपका काम बेहद आसान हो गया है। अब आपको याद क्या रखना है मैं एक बार बता देती हूँ। आपसे पूछा कैसे जाएगा इसमें से प्रश्न कि आपको MCQ में अगर बात करें तो कैसे पूछेगा कि इनमें से निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है, तो आपको उसमें ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, ऑप्शन मिलेंगे उसमें आपको। एक ऑप्शन तो आपको घोष वाला मिलेगा, या है, र है, ल है, व है, ठीक है, और बाकी सभी किसके दे देगा, वो अघोष के दे देगा। तो तब आपको ये पहचानना होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए याद रखने के लिए आप केवल और केवल घोष के वर्णों को याद रखें। घोष में क्या आएंगे, तीसरा चौथा और पांचवा आएंगे, और इसके साथ साथ य र ल व ह आएंगे। आपने याद कर लिया घोष का, फिर बाकी जो बचे वो सभी किस में आ जाएंगे, अघोष में आ जाएंगे। आपको इसमें देखने की जरूरत नहीं है कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं, क्योंकि आपने एक का याद कर लिया है। अब इसके बाद अल्प प्राण और महाप्राण को आपको याद ही नहीं रखना है, बस ये देखना है जहां H आ जाए, ठीक है, वो सभी किस में आ जाएंगे, महाप्राण में आ जाएंगे। क्लियर? अब आपको आई होप ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, लेकिन इस ट्रिक की हेल्प से आप बहुत ईजिली इसको याद कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब आगे बढ़े, आगे चलते हैं दोस्तों। ध्वनियों के गुण बताए गए हैं कि ध्वनि के कौन कौन से गुण होते हैं, वे गुण आपको यहाँ समझने हैं, ठीक है। पेपर में आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि ध्वनि के गुण बताइए, ध्वनि के गुण कौन कौन से होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है ध्वनि का गुण उसकी मात्रा का होना, ठीक है, उसकी मात्रा, ये इसका सबसे पहला गुण होता है दोस्तों। सार्थक ध्वनि के उच्चारण में जो समय का परिणाम लगता है उसी को मात्रा कहते हैं। मात्रा किसे कहते हैं, लगने वाले समय को। किसी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला जो समय होता है उस समय को ही हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। अब आप कैसे कहेंगे कि भाई लगने वाले समय को मात्रा हम कैसे बोलेंगे, कि देखिए कम समय लग रहा है तो हमने कौन सी मात्रा दी, छोटी ई की। अगर अधिक समय लग रहा है तो हमने कौन सी मात्रा दी, बड़ी ई की, ठीक है। इसी तरीके से ऊ की मात्रा होती है तो वो भी अगर कम समय लग रहा है तो हम छोटे ऊ की मात्रा देंगे, ज़्यादा समय लग रहा है तो बड़े ऊ की मात्रा देंगे। तो इन लगने वाले समय के आधार पर ही हम क्या कह सकते हैं, जो वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय है उसको हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ए ई ऊ की मात्रा आपको बताई गई है कि अगर ज़्यादा समय लग रहा है तो बड़ा आ हो जाएगा, कम लग रहा है तो छोटा आ हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर हुआ आपको मात्रा किसे कहेंगे, ध्वनि का पहला गुण क्या है, उसकी मात्रा है, ठीक है। तो उच्चारण करते समय क्या होता है, जो ध्वनि उच्चारण करने में जो समय लगता है उसको ही हम मात्रा कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, जो दूसरा गुण होगा इसका वो क्या है, सुर। ध्वनि का दूसरा गुण क्या है, सुर यानी लय। जब कोई व्यक्ति अपने भावों को उतार चढ़ाव के साथ बोलने की कोशिश करता है, अपने वाक्य में या अपना जो भी वो भाव प्रकट कर रहा है उसमें उतार और चढ़ाव लेकर के आता है, ज़रूरत के हिसाब से यह लय के साथ बोलता है, उसको हम स्वर कहते हैं, ठीक है, उसको स्वर कहते हैं, सुर कहते हैं, सॉरी, ठीक है, उसको हम सुर कहते हैं, लय कहते हैं। इसके बाद तीसरा गुण क्या है ध्वनि का, वह होता है विराम। ध्वनि का तीसरा गुण क्या होगा, विराम होगा। विराम क्या होता है, जैसे आप विराम चिन्ह की बात करेंगे जब हम आगे जानेंगे विराम चिन्ह के बारे में, तो विराम क्या होते हैं, जब हम बोलते समय क्या करते हैं, थोड़ा रुकते हैं, बोलते समय उच्चारण करते समय हम बीच बीच में थोड़ा सा रुकते हैं, तो उस रुकने को ही हम क्या कहेंगे, विराम कहेंगे, ठीक है। विराम का अर्थ क्या होता है, रुकना या ठहरना। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्या है इसका गुण, ध्वनि का गुण चौथा क्या होता है, बालाघात होता है। बालाघात का मतलब, जैसे आप इसको पढ़ेंगे, बालाघात यानी बल,
बल आपको दिख रहा है इसमें, तो इसी से समझ जाएगा। यानी जब हम उच्चारण करते समय किसी शब्द पर या किसी ध्वनि के उच्चारण में थोड़ा सा ज़्यादा बल लगाते हैं, थोड़ा सा उसको ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो उसको ही हम क्या कहेंगे, बालाघात कहेंगे। ठीक है, बलाघात कहेंगे। क्लियर है आपको? बलाघात कहेंगे जब हम किसी वर्ण के उच्चारण पर या किसी शब्द पर ज़्यादा अधिक जोर डालते हैं। ये चारों के चारों क्या है, ध्वनियों के गुण हैं। एक बार फिर से देखेंगे, मात्रा, सुर, विराम और बलाघात, ये सभी ध्वनियों के गुण हैं। आई होप चारों में से अगर आपसे कुछ भी पूछा जाए कि विराम किसे कहेंगे, तो भी आप लिख पाएंगे। सुर किसे कहते हैं, यानी उतार चढ़ाव को हम सुर कहते हैं, लय कहते हैं। मात्रा क्या होती है, मात्रा लगने वाला समय होती है वर्णों के उच्चारण में या ध्वनि के उच्चारण में लगने वाला समय क्या होता है, मात्रा होती है। ठीक है, तो आप इन चारों को अपने शब्दों में अब एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा अभी तक सभी को। अब हम थोड़ा सा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और हमारा जो टॉपिक शुरू होगा वो होगा स्वरों, व्यंजनों तथा व्यंजन समूह को सुनकर समझना। तो जैसा कि शुरुआत में मैंने देखा था, चैप्टर का नाम यही था, ठीक है, कि व्यंजनों को, स्वरों को, इनको सुनकर के समझना। तो चलिए देखते हैं कैसे। दोस्तों, सुनने और सुनकर उसका अर्थ और भाव समझने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, श्रवण कहते हैं। ठीक है, यानी खाली सुनना नहीं है, सुनकर उसके भाव को समझने की जो क्रिया होती है उसको हम श्रवण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे सुनकर समझने की सार्थकता के लिए आवश्यक आधार या आवश्यक बातें, कि आपको अगर सुनकर के समझना है उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए क्या क्या आवश्यक है। ठीक है, तो ये जानेंगे हम इसकी आवश्यकता। ये यहाँ से आपके पेपर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आप अपने शब्दों में इसको बहुत आसानी से लिख पाएंगे। आपको रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है इस सब्जेक्ट को। ठीक है, थोड़ा सा समझेंगे और इसी से आपका काम बन जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, सुनने वाले की श्रवण इंद्रिया सामान्य एवं कार्यशील हो। यानी अगर आप स्वरों, व्यंजनों को सुनकर के समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी जो श्रवण इंद्रिया है, आपके कान हैं, वो सामान्य रूप से क्रियाशील होने चाहिए। ठीक है, उनमें कोई कमी ना हो, है ना, क्रियाशील हो, कार्य कर रहे हो, तो तब क्या होगा, आप सुनकर के बहुत आसानी से सब कुछ समझ पाएंगे, उसका अर्थ ग्रहण कर पाएंगे, यदि आपकी इंद्रिया, श्रवण इंद्रिया कैसी है, क्रियाशील है, सामान्य है। ठीक है, तो पहली तो आवश्यकता यही है कि आपको सुनकर समझने के लिए आपकी जो श्रवण इंद्रिया है वो सामान्य रूप से कार्य कर रही होनी चाहिए। दूसरी आवश्यकता क्या होगी कि सुनते समय समान इंद्रियों का अंतर समझना। यानी जब आप सुनते हैं तो कई जैसे आपने देखा होगा कि जो एक जैसे उच्चारण वाले शब्द होते हैं, ठीक है, तो सुनकर के उन दोनों में अंतर समझना भी आवश्यक है। अगर आप सुनकर के उसको पूर्ण रूप से, सार्थक रूप से समझना चाहते हैं, ठीक है, उसका अर्थ ग्रहण करना चाहते हैं, तो उसके लिए आवश्यक ये है कि आप सुनते सुनते उसी समय उनके बीच में क्या करें, अंतर को समझ पाए, जो एक जैसे सुनाई देने वाले शब्द होते हैं उनमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा आपका, तीसरी आवश्यकता क्या है, तो स्वर और व्यंजन में अंतर समझना, है ना। तो स्वर और व्यंजन में अंतर समझना भी ज़रूरी होता है आपके शब्दों की या कही गई बातों की सार्थकता को पूर्ण रूप से समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए। इसी के साथ आपका चौथी जो आवश्यकता यहाँ पर लिखी हुई है कि और कौन सी आवश्यकता होती है किसी भी स्वर या व्यंजन को सुनकर उसके अर्थ को ग्रहण करने के लिए, तो वह होगी कि जो सुनने वाला बालक होता है वो शिष्टाचार का पालन कर रहा हो। क्या ये भी ज़रूरी है? तो बिल्कुल ज़रूरी है। क्यों? कि भाई अगर आप लोग बीच में बैठ कर के बातचीत कर रहे हैं और सामने वाला आपको कुछ बता रहा है, अपने भावों को आपके साथ शेयर कर रहा है और आप अपना मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं, तो क्या आप उसकी बातों को सुनकर के समझ पाएंगे? आप सुन तो रहे होंगे लेकिन उसको समझेंगे नहीं, उसके अर्थ को क्या कहना चाहता है, उसके भाव को आप नहीं समझ सकते अगर आप शिष्टाचार में नहीं है, आप शिष्टाचार का पालन नहीं कर रहे हैं। तो शिष्टाचार यही है कि भाई सामने वाला जो कह रहा है उसकी बातों को
ध्यान पूर्वक सुनना, चाहे उसमें आपको कोई मतभेद भी हो। ठीक है, पहले आप उसकी बात को सुनेंगे, फिर आप अपनी बातों को बोलेंगे। तो इस शिष्टाचार का पालन करना ही होता है। ठीक है, यानी मतभेद होते हुए भी आप धैर्य पूर्वक सुनेंगे। ये नहीं कि सामने वाले ने कुछ गलत बोल दिया तो आप चिल्लाने लगे, आप उसकी बातों को सुन ही नहीं रहे हैं, भले ही वो उसको आगे जाके करेक्ट करने वाला है या किसी और तरीके से आपको समझाने वाला है, बताने वाला है। तो ये सभी बातें किसके अंदर आती है? शिष्टाचार के अंतर्गत आती है कि अगर आपको किसी बात में मतभेद है तो उसको धैर्य पूर्वक सुने। ठीक है, कोई पहाड़ नहीं पलट जाता है, धैर्य पूर्वक सुने और उसके बाद जो आपको सही लगता है उसके चुप होने के बाद आप उस बात को बोले, जब सामने वाला आपसे कोई बात कर रहा हो। उसके बाद बीच में साथियों से बातचीत ना करें। आप बीच में साथियों से बातचीत करेंगे तो क्या होगा? सुनकर के उन बातों को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, केवल सुन पाएंगे, उनको समझ नहीं पाएंगे। तो ये सभी क्या थी? इसकी आवश्यकताएं थी। और भी है एक और। ठीक है, 5 आप ध्यान रखिएगा, 2 नंबर में भी आए तो बहुत ही आपको ये क्या होगी, आप कह सकते हैं सफिशिएंट होगी। इसके बाद ह्रस्व और दीर्घ में अंतर समझना। ह्रस्व और दीर्घ में, ठीक है, अंतर समझना। जैसे मान लीजिए दीन और दिन है, तो अगर आपको ह्रस्व और दीर्घ में अंतर नहीं पता है, ह्रस्व मतलब छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा, यानी अगर मान लीजिए मात्रा की ही अगर हम बात करें, उनमें आपको ह्रस्व और दीर्घ का ज्ञान नहीं है, ठीक है, तो सामने वाले ने तो बोला दिन, ठीक है, सामने वाले ने क्या बोला? दिन बोला। आपको पता नहीं है कि क्या ह्रस्व की कौन सी छोटी मात्रा होती है, कौन सी बड़ी, आपने लिख दिया ऐसे, तो इसका अर्थ बदल जाएगा। ठीक है, इसका भाव बदल जाएगा, पूर्ण रूप से ये एकदम डिफरेंट हो जाएगा। तो यानी ये आपको इसकी नॉलेज में होनी चाहिए कि ह्रस्व और दीर्घ में अंतर होना चाहिए। ठीक है, आप कर सके तो ये बातों का आपको ध्यान रखना होता है। अगर आप सामने वाले की बातों को सुनकर उसके भाव को, उसके अर्थ को समझना चाहते हैं, श्रवण करना चाहते हैं, तो ये पांचों की पांचों आवश्यकताएं होती है। पांचों क्लियर है आपको? क्या क्या है एक बार फटाफट से देखिए। सबसे पहला है सुनने वाले की श्रवण इंद्रिय सामान्य रूप से क्रियाशील हो। सुनते सुनते आप जो समान ध्वनियां हैं उनमें अंतर समझ पाए। तीसरा, स्वर और व्यंजन में आप अंतर कर पाए। चौथा, बालक सुनने के समय शिष्टाचार का पालन कर रहा हो, बीच में अपने साथियों से बातचीत ना करे। पांचवा क्या है? ह्रस्व और दीर्घ में अंतर समझना। तो ये सभी पांचों क्या है? आवश्यकताएं थी किसकी? स्वर व्यंजन को सुनकर के समझने की। स्वर व्यंजन वाक्य या किसी भी भाव को सुनकर के समझने की ये क्या थी? आवश्यकताएं थी। क्लियर हो गया आपको सभी? बहुत अच्छे से। ठीक है, इसके बाद हम आगे जानेंगे दोस्तों। यहाँ से आपका ये वर्तनी की शुरुआत होती है। वर्तनी क्या होती है दोस्तों? वर्तनी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पेलिंग बोलते हैं। वर्तनी यानी स्पेलिंग। इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले, इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले एक बार मैं फटाफट से रिवीजन कराना चाहूंगी जो मैंने अभी तक आपको बताया। ठीक है, फटाफट से इसका रिवीजन करेंगे। तो हमने दोस्तों ध्वनि के बारे में जाना था। ठीक है, सबसे पहले हमने ध्वनि के बारे में जाना था। ध्वनि क्या होती है? भाषा की या लिखित मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और अनिवार्य इकाई होती है। बिना ध्वनि के हम भाषा की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है रूप अथवा रंग। अक्षर का शाब्दिक अर्थ होता है जिसको नष्ट ना किया जा सके। हिंदी वर्णमाला में 52 ध्वनियां होती है। ठीक है, ध्वनियों के लक्षण क्या क्या थे? भाई लक्षण भी तो यही होंगे कि जिसका क्षय न हो, जिसको नष्ट न किया जा सके। और ध्वनि भाषा की क्या है? आधारशिला है। ठीक है, जो हम सुनते हैं वो ध्वनि होती है, जो हम उसी को, जब हम उसी को लिपिबद्ध रूप से लिख देते हैं, लिपिबद्ध कर देते हैं, तो वो वर्ण कहलाती है। ठीक है, उच्चारित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। क्लियर हो गया आपको इतना? ठीक है, फिर हमने ध्वनि के प्रमुख प्रकार समझे, जिसमें स्वर, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। ठीक है, अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में, विसर्ग के बारे में हमने इससे पहली क्लास में बहुत अच्छे से जाना था। तो इतना आई होप क्लियर हो गया होगा और आप साथ साथ अपने नोट्स जरूर बना रहे होंगे, कुछ भी पेंडिंग में नहीं रख रहे होंगे। ठीक है, फिर हमने
स्पर्श व्यंजन के स्पर्श व्यंजन देखा कि स्पर्श व्यंजन भी इसी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब दोस्तों मैं एक और चीज़ यहाँ पर आपको साथ साथ क्लियर करती हुई चलूँ कि जो आपके स्पर्श व्यंजन है इनका उच्चारण स्थान भी मैं आपको यहीं पर बताती हूँ, हालांकि आगे भी आएगा, लेकिन एक बार जब हम यहाँ मोटा मोटा समझ चुके होंगे तो आपको आगे पढ़ने में कठिनाई नहीं होगी, बल्कि आपका रिवीजन होगा। ठीक है, तो हम यही कोशिश करते हैं इनको समझाने की। ठीक है, बाकी जितना क्लियर हो अच्छी बात है, जो थोड़ा बहुत बचेगा तो कोई बात नहीं, ये आगे भी आपका टॉपिक आएगा। तो आप बस नॉर्मल बहुत ही आराम से बैठ करके समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है दोस्तों, हम क्या देखने वाले हैं अभी, जो आपके उच्चारण स्थान होते हैं उनके आधार पर जो आपके ये व्यंजन है, तो इनको कैसे हम देखेंगे कि कौन सा व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या होगा, यानी कहाँ से उच्चारित हो रहा है आपका कौन सा वर्ण। तो स्थान के आधार पर या उच्चारण स्थान के आधार पर आपके व्यंजन के कैसे कैसे कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है, या उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं, तो उनके बारे में जानेंगे। देखिए उच्चारण स्थान कौन कौन से, अगर हम बात करें आपके ओष्ठ यानी होठ है, आपके दंत आपके दांत होते हैं। आपके क्या दांत से भी किसी का उच्चारण होता है? हाँ बिल्कुल होता है। ठीक है, अभी हम धीरे धीरे जानेंगे कैसे। ठीक है, उसके बाद आपका कंठ होता है जिसको आप गला बोलते हैं। आपकी तालु, आपकी मतलब जीवा, ठीक है, ये सभी क्या है आपके उच्चारण स्थान है। ठीक है, आपके मुख के उच्चारण स्थान है। अब हम सबसे पहले जानेंगे दोस्तों क वर्ग। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो क वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं ये पांचों के पांचों का उच्चारण कहाँ से होगा? कंठ से होगा। ठीक है, कहाँ से होगा? कंठ से होगा इनका उच्चारण। तो इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार ऐसे पूछ लेता है कि इनमें से, जैसे 4 ऑप्शन दिए, कि इनमें से किस वर्ण का उच्चारण कंठ से होता है। ठीक है, इसके बाद बारी आती है चा वर्ग की। तो चा वर्ग में आने वाले सभी वर्णों का उच्चारण होता है तालु से। किससे? तालु से। ठीक है, तो चा वर्ग में आने वाले सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु होगा। उसके बाद टा वर्ग, टा वर्ग में आने वाले जितने भी वर्ण हैं, ट, ठ, ड, ढ, अण, ठीक है, इन सभी का उच्चारण स्थान किससे होगा? आपकी बताइए, मूर्धा से होगा। ठीक है, मूर्धा से होगा। मूर्धा क्या होता है? मूर्धा होता है दोस्तों जो आपकी जीभ है, आपकी तालु है, जीवा है, इसका जो ऊपर वाला भाग होता है ना, ठीक है, जो ऊपर वाला ये ठोस सा भाग आपको दिख रहा है, आप अपनी जीभ को ऊपर टच करेंगे ऐसे, तो आपको जो ये महसूस हो रहा है ऊपर वाला भाग आपकी जीभ के, तो इसको हम मूर्धा बोलते हैं। इसके बाद बात करेंगे त। तो ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत होगा, यानी आपके दांत होंगे। अभी मैं इसका उच्चारण करके बताऊंगी कैसे कैसे। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं पांचवा वर्ग जो है आपका प वर्ग। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? आपके ओष्ठ होते हैं। ठीक है, ओष्ठ या होठ जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, लिप्स बोलते हैं। तो ये आपके क्या होते हैं? यहाँ पर पा वर्ग का उच्चारण स्थान आपके ओष्ठ होते हैं। अब देखिए बोल करके देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, आपको इनको रटने की जरूरत नहीं है कि किसका कहाँ से होगा। जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो आपको खुद ब खुद ये चीजें याद होंगी। देखिए, आप क वर्ग के जितने भी वर्ण हैं इनका उच्चारण करिए। क, ख, ग, घ। ठीक है, तो आपने देखा कि आपके सबसे ज्यादा जो जोर पड़ रहा है, आपकी जो मुख से निकलने वाली जो वायु है, हवा है, वो कहाँ ज्यादा टच कर रही है? आपके कंठ को, आपके गले को। ठीक है, क, ख, देखिए जहां सबसे ज्यादा जोर पड़ रहा है अभी, तो आप इनको बोलेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये कहाँ से उच्चारित हो रहे हैं। कंठ है इनका उच्चारण स्थान, जहां आपका जो आपकी वायु है वो टच कर रही है। ठीक है, या फिर आप कह लीजिए कि जहां आपके जिस भी स्वर तंत्रियों पर, स्वर इंद्रियों पर ज्यादा अधिक जोर पड़ रहा है, वही उसका उच्चारण स्थान होगा। अब जैसे च वर्ग पर आते हैं, ठीक है, तो इसका उच्चारण करेंगे च, छ, ज, छ, य। तो आपने इनको बोलते समय क्या देखा कि सबसे ज्यादा मूवमेंट किस में हो रहा है? आपकी जीभ में हो रहा है। ठीक है, आपकी जीवा में हो रहा है, आपकी टंग में हो रहा है, आपकी तालु में हो रहा है। तो आप जब च वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो सभी तालु से बोले जाते हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। आप बोल करके देखिए, सबसे ज्यादा जो मूवमेंट मिलेगा आपको आपकी तालु का मिलेगा। उसके बाद अगली जो बारी आती है ट वर्ग की। ठीक है, तो ट वर्ग में जितने भी वर्ण आएंगे इनको बोलिए ट, ठ, ड, ढ, ण। तो आपने देखा जो आपकी जीभ का ऊपर वाला हिस्सा है,
इस पर आपकी जीभ ऐसे धड़ धड़ से लग रही है, ट ठ, ठीक है, पूरा ऊपर एकदम से ऐसे लगती है जब आप इनका उच्चारण करेंगे। अगर आप कोशिश करेंगे कि आपकी जीभ ऊपर टच ना हो तो बिना अपने जीभ को ऊपर टच किए, मूर्धा पर टच किए आप ट और ठ बोल करके मुझे दिखाइए। अगर आप बोल देंगे तो ये रूल्स जो ग्रामर के हैं वो गलत साबित हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, आप नहीं बोल पाएंगे। तो इसीलिए आप जब इसका उच्चारण करके देखेंगे ट ठ ड ढ अ, तो इनको बोलते समय आपकी जीवा आपकी मूर्धा को टच करेगी, ठीक है, आपकी मूर्धा को टच करेगी। मूर्धा मैंने आपको बता दिया है, जो मुख का ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको मूर्धा कहते हैं। क्लियर? बहुत अच्छे से याद करने की जरूरत तो नहीं पड़ी, बस आपको मुख में आपके कौन कौन से उच्चारण स्थान कहाँ हैं उनका आपको पता होना चाहिए कि भाई दंत किसे कहते हैं, तालु किसे कहते हैं, ओष्ठ किसे कहते हैं, बस इतना आपको पता होना चाहिए। बाकी जब आप इनका उच्चारण करके देखेंगे तो आपको ये अपने आप ही पता चल जाएगा कि किसका उच्चारण स्थान कौन सा है। इसके बाद अगले वर्ग पर चलते हैं, ता वर्ग पर, ठीक है, ता वर्ग पर। तो त थ द ध न, आप मेरे साथ बोलिए एक बार, त थ द ध न। तो आपने क्या महसूस किया? आपने देखा आपकी जीभ आपके दांतों को धकेल रही है ना? देखिए त थ, तो आपके दांत के बिना टच किए आप ता नहीं बोल सकते, ठीक है, आपकी जीभ जो है, आपकी जीवा जो है वो आपके दांतों को टच करेगी ही करेगी, तो बिना दांतों के इसका उच्चारण हो नहीं सकता। इसीलिए इसको हमने क्या कहा, दंत इनका उच्चारण स्थान है। इसके बाद जो आखिरी वर्ग बचता है पा वर्ग, तो इसको आप बोलेंगे प फ ब भ म, ठीक है, आप बोलिए मेरे साथ एक बार, ठीक है, शर्माना नहीं है, ठीक है, आपको सीखना है तो आप बोल करके देखेंगे तो बहुत अच्छे से आप सीख पाएंगे। तो बोलिए एक बार, प फ ब भ म। आपने देखा बोलते हुए आपके दोनों होठ आपस में टच कर रहे हैं, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, तो आपने क्या देखा कि यहाँ जो आपके पा वर्ग के जितने भी वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठ होगा या होठ होगा। क्लियर? ठीक है, तो अगर आप अपने दोनों लिप्स को अपने हाथों से पकड़कर तब आप पा फा बा बोल करके देखने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं बोल पाएंगे, चाहे आप अभी करके देखिए, ठीक है, अपने अपने होठों को अपने हाथों से पकड़ लीजिए, ऐसे उनको टच मत होने दीजिए और स्पर्श मत होने दीजिए, और तब आप बोल करके देखिए प फ ब भ, ठीक है, कुछ और ही निकलेगा मुंह से। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब आपको जो इनके उच्चारण स्थान है, किसका उच्चारण कहाँ से होगा, बहुत यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया आपको बहुत अच्छे से? क्लियर है? अब दोस्तों जब हम उच्चारण स्थान की बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना लगे हाथ स्वरों का उच्चारण स्थान भी हम यही समझ ले, ठीक है, क्योंकि आपको उच्चारण स्थान की थोड़ी सी यहाँ पर अच्छी बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपको हो गई है। अब इसी के साथ हम रिलेट कर लेते हैं किसको, आपके स्वर को भी, ठीक है। चलिए जहाँ हमने स्वर लिखे हैं वहाँ चलते हैं, या फिर इसको कहीं और हम अपने आप से लिख करके समझते हैं, ठीक है। यहाँ स्पेस है तो यहाँ आ जाइए आप सभी। अभी हमारे स्वर कितने होते हैं सबसे पहले तो ये बताइए, ठीक है। तो हमारे स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। एक बार हम सभी स्वरों को लिख लेते हैं, ठीक है। एक बार हम क्या करेंगे, सभी स्वर को लिख लेंगे। बहुत बढ़िया, समझ तो आ रहा है आप सभी को, क्लियर हुआ इतना, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? तो आपके स्वर हो गए कितने, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर है, 11 के 11 हमने स्वर लिख लिए। अब हमने देखना ये है कि किस किस का उच्चारण स्थान कौन सा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों अ और आ की, ठीक है। तो इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होगा आपका, क्या होगा, कंठ होगा। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम कलर को, ठीक है। तो इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होगा आपका, कंठ होगा, ठीक है, आपका गला होगा। आप बोल करके देखिएगा। इसके बाद बात करेंगे ई, दोनों ई जो है आपका इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होगा इनका, आप देखिए ई बोलते समय सबसे ज़्यादा आपका कौन एक्टिव है,
तो आपकी तालु, ठीक है, आपको तालव्य, तो इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु होगा, या जिसको हम तालव्य भी बोल सकते हैं, ठीक है, तालु या तालव्य। इसके बाद ऊ और बड़ा ऊ को आप उच्चारण करेंगे तो आपके होठ आगे की ओर ऐसे पाउट बनाने की तरह निकल जाएंगे, तो आपका ऊ का उच्चारण स्थान क्या होगा, आपके ओष्ठ होंगे, बिल्कुल होंगे, ठीक है, तो इनको क्या कहेंगे, ओष्ठ्य या ओष्ठ से इनका उच्चारण होगा आपका, ठीक है। तो आप बोल करके देखें तो ये तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब उसके बाद बचता है आपका री, तो री का उच्चारण स्थान क्या होगा, आप देखेंगे री, तो आपकी जीभ बार बार ऊपर आपकी मूर्धा को ऐसे टच करती है, एक कंपन करती हुई, ठीक है, री, तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा आपकी मूर्धा पर यहाँ पर जोर पड़ रहा है, तो ये कौन सा होगा, मूर्धन्य या मूर्धा से उच्चारित होने वाला आपका स्वर है, ठीक है, तो इसका क्या होगा, उच्चारण स्थान मूर्धन्य होगा। अब इसी के साथ दोस्तों हम बात करेंगे ए और ए की, ठीक है, ए और ए की बात करेंगे, तो ए और ए कैसे स्वर होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं। अब हम जानेंगे ए और ए किस किस से मिलकर बने हैं, तब हम क्लियर कर पाएंगे कि इनका उच्चारण स्थान क्या है, क्योंकि जब ये एक से ज़्यादा स्वर से मिलकर बने हैं तो यानी उनका एक उच्चारण स्थान तो नहीं हो सकता, दो मिलेंगे कोई ना कोई, ठीक है। तो आप इसको अब यहाँ क्लियर करेंगे कि ए किस किस से मिलकर के बना है, ठीक है। तो दोस्तों हम इसको समझेंगे, जब ए बोलेंगे तो ये आपको समझना है कि ये किस किस से के मेल से, किस किस स्वर के मेल से ये ई आपका ए बना है, तो ए और ई को मिलकर के आपका ए बनता है। ये आपका कैसा स्वर है, आपका संयुक्त स्वर है, ठीक है, इसको संयुक्त स्वर कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, इसको संयुक्त स्वर कहा जाता है। तो ये आपका ए और ई से मिलकर के बना होता है। और इसका उच्चारण स्थान अब हम अगर पता करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे ए का क्या था, कंठ था, और ई का क्या था, ई का क्या था, तालव्य था। तो कुल मिला के हमें दो उच्चारण स्थान यहाँ लिखने पड़ेंगे, कंठ और तालव्य। तो हम इसको क्या ऐसे बोल सकते हैं कि कंठ तालव्य, ठीक है, हाँ बिल्कुल, एक साथ मिलाकर के फिर हम इसको लिख देंगे, और क्या लिखेंगे, इसका उच्चारण स्थान हम लिखेंगे कंठ तालव्य, ठीक है, कंठ तालव्य इसका क्या होगा, उच्चारण स्थान हो जाएगा। इसके बाद जो ए है, ठीक है, ऐ है, तो ऐ का उच्चारण स्थान क्या होगा, इसका सबसे पहले तो हमें देखना ये है कि किस किस स्वर के मेल से बना है। तो ए और ए से मिलकर के क्या बनता है, आपका ऐ बनता है, ठीक है, ऐ बनता है। तो ए और ए मिलकर के ऐ बनाएंगे, तो आपने देखा ए का उच्चारण स्थान क्या हुआ, आपका ए का उच्चारण स्थान क्या हुआ, कंठ हुआ, और उसके साथ साथ ही ए का उच्चारण स्थान क्या माना गया था, कंठ तालव्य माना गया था। तो कुल मिलाकर के बात वही आ जाती है, सेम वाली। तो ये दोनों का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, आपके कंठ तालव्य से होगा, ठीक है, किससे होगा, कंठ तालव्य से होगा। तो दोनों के बीच में आपको समझ में आ गया बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है इतना आप सभी को। अब हम जानेंगे दोस्तों जो आपका अगला स्वर है ओ, ठीक है, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, उसको जानने के लिए हमें देखना ये होगा कि ये किस किस स्वर से मिलकर के बना है। तो ये किससे किससे मिलकर के बना है, ए और ऊ से, ठीक है, ए और ऊ से मिलकर क्या बना, ओ बना। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा दोस्तों, इसका उच्चारण स्थान आपको बताना है, ओ का उच्चारण स्थान आपको बताना है। तो ये क्या होगा, ए का क्या था, कंठ था, ऊ का क्या था, ओष्ठ था, तो कंठोष्ठ बोल दे, ठीक है, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ्य हो जाएगा, कंठ ओष्ठ्य हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद बात करें औ, तो औ कैसे किस किस से मिलकर के बनेगा, तो आपने देखा औ मिलकर के बनेगा ए और ओ से, ठीक है, ए और ओ से। तो हमने अभी देखा था ए का तो क्या था, कंठ, और ओ का क्या था, कंठोष्ठ। तो यानी कुल मिलाकर के वही सेम सिचुएशन इसके साथ बन जाती है। तो औ का भी उच्चारण स्थान कंठोष्ठ्य हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा दोस्तों ये सभी जो आपके जितने भी स्वर थे उनका उच्चारण स्थान हमने देखा। एक बार और फटाफट से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। दोनों आ का उच्चारण स्थान कंठ, दोनों ई का उच्चारण स्थान छोटी बड़ी तालव्य, दोनों ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ्य। आप बोल करके देखेंगे तो भी आप इनमें कंफ्यूज नहीं होंगे। री का उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धन्य होगा। ए का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य, ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य, ओ का उच्चारण स्थान
कंठस्थ है, औ का उच्चारण स्थान कंठस्थ है। क्लियर है आपको 11 के 11 स्वर कौन से संयुक्त स्वर है, किस किस के मेल से बने हैं, ठीक है, और इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, आपको क्लियर हो गया। तो हम एक बार आगे बढ़ते हैं। अब आगे थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगी मैं इस वाले आपके किसमें, वर्गों में। जो आपके वर्ग मैंने बताए थे व्यंजन के, ठीक है, इन व्यंजन के वर्गों में जो ये आप देख रहे हैं 5वें वर्ण, ठीक है, 5वें नंबर के जो वर्ण है प्रत्येक वर्ग के, ये जो 5वें वर्ण है, ठीक है, इया अणा ना मा, इनका उच्चारण स्थान एक और होता है जो अलग होता है, ठीक है, इन सबसे अलग होता है। जो कंठ तालव्य जो हमने अभी तक जाने, इन सबसे अलग वो नाम है और उसको हम बोलते हैं नासिक्य, यानी नाक से, ठीक है। तो इया आप बोलेंगे, आपने देखा कि भाई ये तो सबसे अलग इसका उच्चारण स्थान है, नाक से आपका ज़्यादा इस पर जोर पड़ रहा है, ठीक है, तो नासिक्य हो गया, ठीक है, माँ ना अणा, तो आप देखेंगे तो ना से या नासिका से आपका इसका उच्चारण हो रहा है। तो प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण होगा इनका उच्चारण स्थान नासिक्य हो जाएगा। अब इसमें आपको कुछ नहीं बचता है, मैंने धीरे धीरे करके आपको सारा कुछ यहाँ पर क्लियर करके बता दिया है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा स्वर और व्यंजन के उच्चारण स्थान, ठीक है, स्वर और व्यंजन के उच्चारण स्थान आपको बहुत अच्छे से अब क्लियर हो गए होंगे। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम कहाँ किस टॉपिक पर अभी आ गए थे, हम बात कर रहे थे दोस्तों यहाँ पर आपकी वर्तनी की, ठीक है। अब चलते हैं वर्तनी पर। अब आपका जो मैंने उच्चारण स्थान ये सब क्लियर कराएंगे, तो आगे जैसे जैसे आएंगे हम फिर बार बार इनका रिवीजन करते जाएंगे, तो आपको ये चीज़ फिर परेशान नहीं करेगी, ठीक है, आगे हमेशा आपको याद रहेगी। और हालांकि मैं समझूंगी कि आपको अभी भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों वर्तनी की या स्पेलिंग की। क्या होती है स्पेलिंग? तो किसी भी भाषा में शब्दों की ध्वनियों को जिस कर्म में और जिस रूप में उच्चारित किया जाता है, उसी कर्म में उसको लिखते भी है, ठीक है, और उस लेखन को या जो आप लिखते हैं उस लेखन की रीति को ही हम वर्तनी कहते हैं, स्पेलिंग कहते हैं, ठीक है, कि जो भी हम भाषा के शब्दों को, ध्वनियों को जिस कर्म में उच्चारित करते हैं उसे हम ऐसे ही लिखते हैं, उसे ही हम क्या कहेंगे, वर्तनी कहेंगे, स्पेलिंग कहेंगे। जो जैसा उच्चारण करता है वैसा ही लिखना चाहता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर वर्तनी हम बोलेंगे कि जैसा हम उच्चारित कर रहे हैं वैसा का वैसा जब हम लिखते हैं उसको हम स्पेलिंग कहेंगे, वर्तनी कहेंगे। अब शब्दों को वर्तनी में अशुद्धि के 2 प्रकार होते हैं। शब्दों की वर्तनी में अशुद्धि के 2 प्रकार होते हैं। यानी आपने देखा होगा कि भाई स्पेलिंग मिस्टेक सब करते हैं, वर्तनी में अशुद्धियाँ बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके भी दोस्तों 2 प्रकार होते हैं कि अशुद्धि के, ठीक है, शब्दों की अशुद्धि के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रकार कितने हैं? 2 है। कौन कौन से? पहला है वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ और दूसरा आपका क्या होगा यहाँ पर, शब्द रचना संबंधी अशुद्धियाँ, ठीक है। एक तो पहली क्या हुई वर्ण संबंधी, दूसरी क्या हुई शब्द रचना संबंधी। तो पहली और दूसरी दोनों प्रकार आपने देख लिए। अब हम सबसे पहले जानेंगे वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ कौन सी होती है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि वर्तनी की अशुद्धियाँ 2 प्रकार की होती है, पहली वर्ण संबंधी, दूसरी शब्द संबंधी। तो जो पहली वर्ण संबंधी अशुद्धि है उसको एक बार फिर से 2 भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ 2 प्रकार की होती है, क्योंकि हमने वर्णों का विभाजन 2 प्रकार से किया था, स्वर और व्यंजन। तो भाई स्वर और व्यंजन में ही तो अशुद्धि करेंगे, ठीक है। फिर 2 प्रकार हमने इसलिए इसके यहाँ पर विभाजित किए कि वर्ण संबंधी जो अशुद्धियाँ होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहली स्वर संबंधी अशुद्धियाँ, दूसरी व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ। अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, कि कौन किस तरीके से स्वर की अशुद्धि होती है, किस तरीके से व्यंजन की अशुद्धियाँ होती है। तो स्वर संबंधी अशुद्धियाँ जो है वो आप यहाँ देखने को मिलेगी। स्वर में मात्रा से संबंधित अशुद्धियाँ और उनके साथ साथ उनके शुद्ध रूप यहाँ आपको दर्शाए गए हैं। अब जैसे यहाँ आप देख रहे हैं अंगूर, अंगूर लिखा हुआ है, ठीक है। आपको एक बार देखेंगे तो आपको अंतर समझ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ आप देखेंगे जो ये आपकी यहाँ पर ये वाली बिंदी है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, जल्दी से कमेंट करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, अनुस्वार बोलेंगे या अनुनासिक बोलेंगे?
बताइए जल्दी से, जो ये अंक की बिंदी ऊपर आप देख रहे हैं इसको क्या बोलेंगे? तो बताया था ना मैंने आपको, पहले क्लियर किया था, इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको हम बोलेंगे अनुस्वार। ठीक है, जो अंक की बिंदी होती है इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। तो यहाँ ये अनुस्वार से संबंधित ही आपकी सभी क्या है? अशुद्धियाँ है। किससे संबंधित? अनुस्वार। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ आपने देखा कि कहाँ लगी हुई है? अंक की बिंदी ग के ऊपर लगी है, लेकिन इसको यहाँ इससे पहले लगना था अ और ग के बीच में। तो इस तरीके की गलतियां करते हैं बच्चे। ठीक है, किससे संबंधित? स्वरों से संबंधित या मात्रा से संबंधित अगर बात करें। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी गलती हुई है। और अंजलि देखिए आप इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अंश देखिए ऐसे लिखा जाता है। तो इस तरीके से ये स्वर और मात्रा से संबंधित अशुद्धियाँ, इसके साथ आप मात्रा से संबंधित अपने आप इसमें जोड़ सकते हैं। कैसे हो सकती है? जैसे मैंने दिन और दीन का एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, ये कैसी है? स्वरों से संबंधित अशुद्धियाँ हैं, क्योंकि इसमें मात्रा की ही तो हेर फेर है। ठीक है, और मात्राएं किस में आएंगी? सभी स्वर में आएंगी। तो ऐसे आप स्वर से संबंधित अशुद्धियाँ कुछ अपने आप भी, इसके उदाहरण अगर आपसे पूछे जाए तो आप लिख सकते हैं। बाकी आपको कुछ अशुद्धियाँ दी जाएगी, उसको आपको शुद्ध रूप से लिखना होगा। तो उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हम यहाँ पर करेंगे, और बाकी कुछ क्वेश्चंस आपको मैं दूंगी, वहाँ भी आप उसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ हम देखेंगे और उनके शुद्ध रूप देखेंगे व्यंजन से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप अंश लिखा हुआ है, यहाँ अंश लिखा हुआ है। तो यहाँ आपने देखा स और श में यहाँ पर क्या हो जाता है? हेरफेर हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पर ये अशुद्ध रूप इसका लिखा हुआ है और यहाँ इसका शुद्ध रूप लिखा हुआ है। ठीक है, अभिराम, तो अभिराम नहीं होता, अभिराम होता है। ठीक है, ईस्ट नहीं होता, वो ईस्ट नहीं होता है, ईस्ट होता है। ठीक है, ठ नहीं होता, ट आएगा इसकी जगह। छात्र ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, धोखा नहीं होता, वो धोखा होता है, धोखा दिया। ठीक है, हम कह देते हैं ना कि उसने मुझे धोखा दिया, तो धोखा नहीं होता है। ठीक है, धोखा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो कॉमन से वर्ड है, आपसे इस तरह के तो जो टिपिकल वर्ड्स है वे नहीं पूछे जाएंगे, हालांकि आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आपसे अगर बात करें तो इस तरह के वर्ड्स दे सकते हैं, जैसे साड़ी, साड़ी। ठीक है, साड़ी सही होता है, साड़ी सही नहीं होता है। ठीक है, और कारण, कारण, कंकन, कंकन, ये आप बहुत ध्यान रखेंगे, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, जिन पर मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, आप अपनी नोटबुक में, अपने नोट्स में सिर्फ उनको लिखे। ठीक है, आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, इसमें बहुत सारे दिए गए हैं हालांकि, लेकिन आपको सिर्फ यही लिखने हैं। तो चलिए एक एक करके इनको देखते हैं फटाफट से। प्राण, ये आपका आ जाता है। ठीक है, कई बार मरण, मरण, इसमें तो आप अपने आप अंतर कर पाएंगे। ठीक है, और क्या लेंगे इसमें? इधर वाले पोर्शन में देखते हैं सीडी और सीढ़ी। ये आप देखेंगे, वो सीडी तो वो वाली होती है जो आप कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको बोलते हैं, लेकिन वो क्या होता है? सीढ़ी होता है। ठीक है, वीणा और वीणा, इन दोनों में आप अंतर समझेंगे। ये परिमाण और परिमाण में आपको अंतर समझना है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद पुण्य, ये बहुत बच्चे गलत करते हैं, ये आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, गणित तो आप अपने आप पहचान लेंगे। सीधा, सीधा, ये आप देखेंगे, चिन्ह और चिन्ह। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण था आपके लिए। इसके साथ साथ आपको और इसमें से क्या देखना है? सदृश्य और सदृश। ठीक है, इनको आपको देखना होगा, और बाकी इसमें और कोई ऐसा, ये वाला आप देख लीजिएगा। बस ये आप अपने नोट्स में शामिल करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे, लेकिन आप एक बार इसको पूरे को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमने देखी व्यंजन से संबंधित अशुद्धियाँ कौन कौन सी होती है। अंश, अंश। ठीक है, अभिराम नहीं होता, अभिराम होता है। तो इनकी प्रैक्टिस आपकी तभी होगी जब आप इनको लिखेंगे। तो अपने नोट्स में इनको शामिल ज़रूर कर ले, आप इनको छोड़े ना। ठीक है, आप छोड़ेंगे तो ये बिल्कुल फिर अलग हो जाएगी आपके टॉपिक से, लेकिन आपके टॉपिक में आती है। और जब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी वन लाइनर की फॉर्म में, तो तब इस तरह के क्वेश्चंस आपसे मैं करूंगी। ठीक है, तो वहाँ आपको ये आंसर करने होंगे। इतना क्लियर हो गया आपको? अब एक बार थोड़े से क्वेश्चंस लगाते हैं कि आपके पेपर में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं इन टॉपिक से। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न वन लाइनर की फॉर्म में है पहले तो, फिर उसके बाद थोड़े से एमसीक्यू लगाएंगे आज, है ना। थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी हो जानी चाहिए आज।
तो पहला प्रश्न है स्वर किसे कहते हैं। तो हमने अभी तक बात की थी, जो हमने अभी तक पढ़ा है इसमें, तो स्वर आप अपने शब्दों में कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे मुझे, ठीक है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के, बिना बाधा के होता है, बिना किसी की सहायता के होता है, उनको हम स्वर कहते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। कोई एक स्पर्श व्यंजन लिखिए। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये यहाँ पर वन लाइनर इंक्लूड की है आपके लिए कुछ, जिससे आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। उसके बाद चारपाई का वर्तनी विश्लेषण कीजिए। देखिए, जैसे मैंने आपको कल की क्लास में समझाया था कि कई बार आपसे वर्तनी का पूछ लिया जाता है कि वर्तनी में इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो चारपाई का वर्तनी विश्लेषण क्या है, तो देखिए यहाँ पर किया गया है, ठीक है। सबसे पहले हमने च और आ को अलग किया, ठीक है। हलंत लगाना नहीं भूलना है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि जब हम इससे स्वर को अलग कर लेते हैं तो व्यंजन शुद्ध रूप से हलंत वाला ही होता है। आपने संस्कृत जब पढ़ी थी तो वहाँ सीखा होगा ये, ठीक है। तो च आधा च जमा आ जमा आधा र या जमा आ जमा आधा प जमा आ जमा ई। तो इस तरीके से हमने क्या बनाया? चारपाई, ठीक है। अगर आपसे कमल का पूछ लिया जाए तो कमल का बताइए क्या होगा वर्तनी विश्लेषण, ठीक है। राम का बताइए, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, राम का बताइए, ठीक है। तो ये आपको वर्तनी विश्लेषण करके मुझे दिखाना है, ठीक है। आप 2 क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सामने दिए गए हैं और इसी तरीके से आपसे पूछे भी जाते हैं ये प्रश्न, ठीक है। इस तरीके से ही आपके पेपर में प्रश्न बनेंगे, तो आपको देखना है एक एक करके सभी प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न क्या है? कौन सा शब्द इनमें से सही है? यानी वर्तनी से ही आपका प्रश्न बना है कि इनमें से आपका कौन सा शब्द सही है। तो बताइए आप जल्दी से, कौन सा शब्द इसमें सही है, ठीक है। कैसे लिखा जाता है पूजनीय? तो देखते हैं कौन सही करेगा। आप इसका आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर यहाँ मैं आपको नहीं बताने वाली, इस क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इनके आंसर बताऊंगी अगर आप लोग गलत करते हैं, ठीक है। अगर सही भी करते हैं तो भी एक बार मैं इसको करवाऊंगी, लेकिन आप पहले अपने आप कोशिश करेंगे, ठीक है। आप खुद कोशिश करेंगे पहले। इसमें भी आपको वर्तनी संबंधी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा आपका शब्द सही है। तीसरा प्रश्न भी आपका वर्तनी से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी क्या है? शुद्ध है। तो चारों के चारों आपको देखने हैं और सही वर्तनी वाला आपको शब्द चुनना है। इसके बाद इच्छा आपसे कई तरीके से लिखा गया है, इनमें सही वर्तनी वाला कौन सा है, और इनकार लिखा हुआ है, इनमें आपका सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क है, ठीक है, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस है, तो इनको आप खुद से करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, ठीक है। बाकी यहीं से मैं कल की शुरुआत करूँगी, कल की क्लास की, इनको ही सबसे पहले कराऊंगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो किसी को अगर कोई परेशानी भी होगी तो वो भी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हमने बहुत सारे टॉपिक आज कवर किए और आप इन टॉपिक्स का बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे। रिवीजन कैसे करेंगे? जब आप अपने नोट्स बनाएंगे। तो नोट्स आपको हर एक, आप प्रशिक्षुओं को, सफलता बैच के सभी प्रशिक्षुओं को सबसे ज़रूरी काम है आपका साथ साथ नोट्स बनाना, ठीक है। पेंडिंग नहीं रखेंगे, क्योंकि एक दिन से ज़्यादा अगर आपका पेंडिंग हो गया तो आपके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि हम एक दिन में बहुत सारा कवर करते हैं, ठीक है। तो वो प्रेशर से आपको दूर रहना है। आप साथ के साथ अपना नोट्स बनाते हुए चलिए, आप पेंडिंग में रखिए ही मत। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। बाकी आपकी दोपहर वाली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।